अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। माहिर के लेक्चर से ज़्यादा इस पर उसका ध्यान पीछे बात करती हुई लड़कियों की तरफ था जो कब से उसके शोहर को डिस्कस कर रहे थे। ये नए सर कितने हैंडसम है ना। हाँ हैं तो। पीछे बैठी उस लड़की ने अपने साथ बैठी लड़की की बात सुनकर तायदी अंदाज में साइड लाया। वैसे उनका नाम क्या है? माहिर शाह। हाय, कसम से बड़े हॉट हैं। उसे से मुड़कर वो कुछ कहने लगे जब मिशाल ने उसे वापस सीधा कर दिया। क्या मसला है मिशाल? चुपचाप बैठ जाओ। वो माहिर सर को इतनी देर से डिस्कस कर रही हैं। इग्नोर करो, लेक्चर पर ध्यान दो। मिशाल ने उसका चेहरा माहिर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ध्यान पीछे बैठी इन लड़कियों की तरफ था। दिल चाह रहा है फिजा एक बार उनके मसल्स को टच करो, उस बार जैसे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। उसने मुड़कर इससे गुस्से से उसे घूरकर देखा। क्या इतनी देर से फजूल बोले जा रही हो? तुम्हें क्या मसला है? हम अपनी बातें कर रही हैं। उसके कहने पर फिजा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, करो मेरे बुला से, तुम दोनों को जो बातें करनी है करो, लेकिन माहिर सर के बारे में अब कुछ मत कहना। क्यों? तुम्हारे क्या भाई लगते हैं? शोहर। उसने जोर देकर कहा, शोहर हैं वो मेरे। मैं उनके निकाह में हूँ, वो मेरे महरम है, यानी हमारा निकाह हो चुका है, बल्कि रुखसती भी हो चुकी है। तो अब उनके बारे में कुछ कहा तो मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। गुस्से से वो उन्हें ये चीज अच्छे से बावर करार देना चाहती थी कि माहिर उससे उसका क्या रिश्ता है, जबकि उसके कहने पर वो दोनों तो बस हैरत से छोटी सी लड़की को देख रही थी जो सामने खड़े उनके सर की बेगम थी। ईजा। माहिर की आवाज पर उसने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसके कहने पर खड़ी होगी। ध्यान कहाँ है आपका? यही है। अच्छा, मैंने क्या समझाया? माहिर के कहने पर वो अपने लब चुबाने लगी। उसे क्या समझाया था ये तो उससे नहीं सुना था, क्योंकि उसका तो सारा ध्यान इन लड़कियों की बातों पर था। वो मैं भूल गई। जब काफी देर तक कोई जवाब जहन में न आया तो उसने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर माहिर ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। ईजा ने बेयकीनी से उसे देखा। वो कैसे उस क्लास से बाहर भेज सकता था? उसके दोबारा कहने पर वो नजर झुकाकर वो क्लास से बाहर चली गई। शर्मिंदगी से उसकी आंखें नम हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले उसने इन लड़कियों के सामने कितने फहर से कहा था कि माहिर उसका शोहर है, और अब उसी शोहर ने सीधा क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो अब माहिर से कभी बात नहीं करने वाली थी और इस बात का वो पक्का फैसला कर चुके थे। क्लास खत्म होते ही वो बाहर निकला। जब नजर ईजा पर गई जो नजरें झुकाए खड़े थे। मेरे ऑफिस में आओ। माहिर ने उसे करीब आकर कहा। मैं नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारा सार हूं, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। फेल कर दूंगा। चेयर पर शरारती मुस्कुराहट से जाए उसने धमकी दी और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया, जिस पर वह सख्त बदमजा होकर उसके पीछे चल दी। उसके ऑफिस रूम में दाल होते ही माहिर ने दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे से लगाया और बिना उसे कुछ समझने का मौका दिए उसके लबों पर झुक गया। उसके सीने पर हाथ रखकर ईजा ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वह टस से मस न हुआ। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है ईजा, मैंने तुम्हें बस तुम्हारी गलती की सजा दी है। उसके लबों को आजाद करके माहिर ने उसके फूले चेहरे को देखकर कहा, जिस पर उसकी आंखों में बैठे हुए आंसू, जिन्हें कब से वो गिरने से रोक रहे थे, बहना शुरू हो चुके थे। मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपकी गलती है। मेरी हालत का भी ख्याल नहीं है और मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। पता है, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। उसने रोते हुए अपनी आस्तीन से नाक और आंसू साफ किए, जबकि उसकी बात सुनकर माहिर ने उसे परेशानी से वहां पर रखी चेयर पर बिठाया। तुम्हें चक्कर आ रहे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप बताऊंगी भी नहीं। उसके कहने पर माहिर इस वक्त उसे ये भी ना कह सका कि बता तो वह चुकी है। हटे, मुझे जाना है। वो अपनी जगह से उठी जब माहिर ने उसे वापस बिठा दिया। कहीं नहीं जा रही हो तुम? मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। बाहर में गई क्लास, बैठो यहाँ पर और यहीं बैठी रहो। उसका अंदाज थोड़ा सख्त हुआ था, जिसे देखकर ईजा खामोशी से वहीं पर बैठ गए। माहिर ने उसके लिए जूस और कुछ खाने पीने की अशिया मंगवाई। जब तक उसने वो सारी चीजें नहीं खाई थी तब तक उसने उठने नहीं दिया था। वह नाराज थी। अपनी नाराजगी वह भरपूर तरीके से दिखा रही थी। यह अलग बात थी कि माहिर की मंगवाई भी हर चीज उसने खाई थी। उसे घर छोड़कर वह खुद ऑफिस के लिए निकल गया था। सारे रास्ते ईजा ने उससे कोई बात ना की थी। उसे मनाने के लिए माहिर का इरादा उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने का था। ईजा को क्या पसंद था ये उसे मिशाल से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। जबकि दूसरी तरफ घर में दाल होती वो सीधा उस सैम के पास चला गया था माहिर की शिकायत करने। उसीम वापस जाने लगा था, लेकिन जाने से पहले वो ईजा से मिलकर जाना चाहता था, लेकिन उसका शिकायतनामा सुनकर उसे भी अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया। ये उसने बहुत ही गलत हरकत की है। उसकी सारी शिकायतें सुनकर उसीम ने अपनी राय दी, तो हम ऐसा करते हैं ना कि तुम्हें गाँव ले चलते हैं। वैसे भी अब 2 दिन तक तो तुम्हारी ड्यूटी यूनी ऑफ रही है। सच में? आयरा आंटी के पास? उसके कहने पर उसी मुस्कुरा उठा। हाँ, तुम्हारी आयरा आंटी के पास जाओ, जल्दी से अपना सामान लेकर आओ, फिर हम चलते हैं, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस नालायक को तुम्हारी कदर आ जाए। उसके कहने पर वो अपना सर हिलाते हुए जल्दी से कमरे में चली गई ताकि अपना जरूरी सामान ले सके।
मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ तो ये पता नहीं क्यों बीच में घुस रहा है, उसने साइकिल घुड़कर कहा, जो उसके साथ घर में बैठा हुआ था जबकि ड्राइविंग सीट पर वो खुद था। मेरी गैर मौजूदगी में तूने अपना सारा बात अपनी बीवी के साथ ही गुजारा है और मैं देख रहा हूँ जब से तेरी बीवी आई है ना, तू मुझे इग्नोर करने लग गया। क्या करूं, शादीशुदा इंसान हूं, तुझे नहीं पता शादीशुदा बंदे के कितने काम होते हैं। तू खुद तो बस निकाह करके बैठा हुआ है। उसका अंदाज चढ़ाने वाला था जबकि उसकी बात सुनकर साहिर ने गुड़कोस को देखा। मेरी भी चंद माह बाद रुखसती है। हाँ, जब तक होगी तेरी रुखसती, जब तक मेरे बच्चे भी इस दुनिया में आ जाएंगे। बच्चों से याद आया, वैसे तो बड़ा करता है कि साहिब मेरा भाई है, हमने सारे काम एक साथ किए हैं, तो फिर तूने ये काम मेरे बिना कैसे कर लिया? जैसे तू तू तो जानता ही नहीं है ना ये सब कैसे हुआ। बाकी तेरी सर्विस स्लो है तो मैं क्या करूं? उसके कहने पर साहिब ने जोर से उसके बाजू पर मुक्का रसीद किया जबकि उसके इतनी जोर से मारने पर माहिर बस दर्द से कड़ा कड़ा गया। घर पहुंचते ही इजा की गैर मौजूदगी देखकर उसे परेशानी ने आग गिरा। कहीं नाराजगी में उसे छोड़कर तो नहीं चले गए? बाबा साईं भी तो यहीं पर थे ना, आज उनसे पूछ ले, क्या पता उनके साथ हो। साहिर के कहने पर उसने जल्दी से उसीम को कॉल मिलाए। कब से तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहा था मेरा बेटा। बाबा साईं, इजा आपके साथ है? हाँ, तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है, उसके लिए परेशान मत हो। तो आप उसे कहाँ लेकर गए हैं? हम गाँव जा रहे हैं। उसे साथ गांव क्यों लेकर जा रहे हैं? वो तुमसे नाराज थी ना, इसलिए। स्पीकर से आती हुई उसीम की बात सुनकर साहिर ने कहका लगाया। इतनी बेताबी और बेचैनी से माहिर गड़ाया था ताकि अपनी नाराज बीवी का दीदार करे और उसे मना सके, लेकिन वो तो यहाँ थी ही नहीं। साहिर तुम्हारे साथ है? दूसरी तरफ से हंसने की आवाज सुनकर उसने पूछा। हाँ। उसीम के पूछने पर उसने बिगड़े मूड के साथ जवाब दिया। पहले गुस्सा आ रहा था और साहिर का हंसना उसे गुस्से को मजीद बढ़ा रहा था। तो यहाँ रह, अपनी बीवी के जाने का गम बना। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास। मेरी नकाहशुदा बीवी कम से कम मेरे पास तो है। उसने अपनी हंसी जब्त करके कहा और वहां से जाने लगा जब स्पीकर से आती उसीम की आवाज सुनकर उसका हाथ भी माहिर की तरह हो गया था। माहिम भी मेरे साथ है साहिर, बाकी तुम दोनों मिलकर एंजॉय करो। बाबा साईं, माहिम को क्यों लेकर गए हैं? उसने फोन माहिर के हाथ से लेकर बेताबी से पूछा। ऐसे ही, बस दिल चाह रहा था अपनी तीनों बहू को अपने साथ रखूं। तुम दोनों मजे करो और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इजा मैच से नाराज है तो तुम दोनों के लिए तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। माहिर नहीं आ सकता पर मैं तो आ सकता हूँ ना। नहीं? क्यों? तुम दोनों तो पार्टनर हो ना, सोचा एक साथ ये काम करूंगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं तुम दोनों की बीवियों को ले आया। उसने कॉल काट दी और अब उसकी हालत देखकर हंसने की बारी माहिर के थे। सर, आप दोनों को उसीम साहब ने अंदर आने से मना किया है। इन दोनों को वहां पर देखते ही गेट पर खड़े गार्ड्स ने कहा, जिस पर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये हमें हमारे घर से जाने से रोकेगा? माहिर जी, उन्होंने कहा था अगर आप लोग यहाँ पर आओ तो उन्हें फौरन बता दो। जानते हो ये कौन है? माहिर ने उसके करीब आकर साय की तरफ इशारा किया। ये शाह इंडस्ट्री का मालिक है, तुम्हें तनहा ये देता है। तुम्हारे उसीम साहब नहीं, वो तो बस बैठकर हुक्म चलाती हैं। अब ये तुम पर है, या तो उनका हुक्म मानो या फिर साइड से अपनी हम माँ की तनख्वाह लो। उसके कहने पर गार्ड्स ने फौरन दरवाजा खोल दिया। जाए, हम तो नौकर लोग हैं, हम कौन होते हैं रोकने वाले? उसके कहने पर साहिर ने दाद देते वाले अंदाज में माहिर को देखा और अंदर चला गया। आपको असीम अंकल ने यहाँ आने से मना किया था माहिर भाई, उसके कमरे में दाल होते ही माहिम ने कहा। इस वक्त तो साय के कमरे में बैठी हुई थी और ईजा उसके साथ ही बेड पर सो रही थी। अपने बाप का इतना फरमाबरदार भी नहीं हूँ कि मैं अपनी अमानत को लेकर जाऊं। उसे बेड पर सोए भी ईजा की जानब इशारा किया, जिस पर उसने अपने कंधे उचका दिया। आप ही किया है, ले जाए। माहिर ने आगे बढ़कर अपनी बाहों में उठाया और कमरे से बाहर चला गया। जब अपनी नींद खराब होती हुई देखकर उसने आंख खोली और खुद को माहिर की बाहों में पाकर उससे पहले कि वो चीखती, माहिर उसके मुंह पर हाथ रखे उसे जल्दी से अपने कमरे की तरफ लेकर भागा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले देख कर तो उसे यह लगा था कि माहिर वापस कमरे में आ गया है, क्योंकि इस वक्त साहिर और माहिर ने कपड़े भी एक जैसे ही पहन रखे थे। लेकिन ज्यादा गौर करने पर पता चला कि वो साहिर है, माहिर ने। मैं तुमसे मिलने आया था, हालांकि उसी अंकल ने आप दोनों को मना किया था। अब मैं इतना फरमाबरदार भी नहीं हूँ। माहिर भाई ने भी यही कहा था, गलत थोड़ी कहा था, लेकिन मैं अच्छी बहू हूँ, मैं उनकी बात जरूर मानूंगी। जल्दी से कहकर वो बिना उसे कुछ समझने का मौका दिए हुए कमरे से भागे। उसकी इस हरकत पर सैर भी जल्दी से उसके पीछे गया, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसीम उसी वक्त अपने कमरे से बाहर था और माहिम भागते हुए सीधा उसके पास गए थे।
उसीम अंकल देखें, ये दोनों जबरदस्ती हवेली में घुस आए हैं, हालांकि आपने मना किया था। साहिर को देखते ही उसीम से कहा, जिस पर साहिर ने बेचारगी से मुंह बनाकर अपने बाप को देखा। बाबा साईं, जबरदस्ती कैसी, हमारा अपना घर है, दूसरा वाला कहाँ है? उसीम ने उसकी बात को नजरअंदाज करके सवाल पूछा। वो अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर गया। अब आप चाह कर भी उसके कमरे का दरवाजा बजाएंगे, अच्छा तो नहीं लगेगा ना? अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और तुम दोनों अब आ ही गए हो तो खैर है। माहिम बेटा, जाओ जाकर मेरे कमरे में सो जाओ। उसके कहने पर माहिम ने अपना साड़ी लाया और एक नजर साहिर पर डालकर वहां चली गई, जो कि साथ नजर से उसे ही घूर कर देख रहा था। भला क्या जरूरत थी कमरे से बाहर आने की? बाबा साईं, तो आप कहाँ सोएंगे? मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। उसके कहने पर साहिर ने मुंह बनाया। ठीक है, सो जाएं, पर रात को अगर मैं माहिम समझकर मैं आपको किस करने लग गया ना, तो मुझे कुछ मत कहिएगा। अपनी तरफ से उसने धमकी दी, जिसका उसीम पर कोई असर नहीं हुआ। इन लोगों का रिश्ता हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह ही रहा था, इसलिए वो कोई भी बात बिला झिझक कर लेते थे। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें कसका समझ लूंगा। उसके कहने पर सर का बिगड़ा हुआ मुंह मजीद बिगड़ गया, जिसको देखकर उसीम ने कहका लगाया। चोरी मुझे, ये क्या हरकत है? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कमरे में दाखिल होते ही उसने ईजा को अपनी गोद से उतारा। मैं अपने घर पर हूँ ईजा, भला ये कैसा सवाल हुआ? हाँ तो आप रहे अपने घर में, मुझे जाने दे। अभी तक नाराज हो मुझसे? उसके कहने पर ईजा ने मुंह फेंक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। अच्छा, तो कैसे मानोगी? मुर्गा बन कर दिखाएं। ईजा, मैं मुर्गा बनता अच्छा नहीं लगूंगा, तो फिर उठक बैठक कर ले। उसके कहने पर माहिर ने गहरा सांस लिया और पुशअप करने लगा। उठम बैठक कही है माहिर सर, बड़ों के लिए ऐसी ही होती है। ईजा चंद लंबे तो देती रही, फिर मुस्कुराते हुए जाकर उसके पीठ पर बैठ गई। थोड़ी देर मजीद पुशअप करने के बाद माहिर सीधा हुआ, जिसकी वजह से ईजा सीधा उसके सीने पर आ गिरे। तो होगी तुम्हारी नाराजगी खत्म? जी होगी, बस आइंदा आप फिर कभी मुझे पनिश नहीं करेंगे। उसके कहने पर माहिर ने उसका सर अपने सीने पर रख लिया। नहीं करूंगा, और अगर किया तो? उसने सवालिया अंदाज में कहा। तो फिर तुम बताओ। तो फिर मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। उसके कहने पर माहिर की उस पर गिफ्ट चाहते, तुम्हें तो अब मैं मरते दम तक खुद से दूर ना करूं। ईजा के माथे पर अपने लपड़ाकर उसने शिद्दत बड़े अंदाज में कहा। अगर उसीम खान को कमजोर करना है तो उसकी कमजोरी ढूंढो। क्या है उसकी कमजोरी? यकीनन उसकी बीवी। अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा वो हराम मशरूब खुद में अंडेलता हुआ मसलसल सोच में गुम था, जब उसकी बात सुनकर पीछे खड़ा गार्ड उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या करना चाहिए मुझे? जैसे उसके एक बाप की कमजोरी पकड़ी थी ना, वैसे ही उसकी कमजोरी को भी पकड़ लो, लेकिन उसे पकड़ते ही मार दो। इस बार मुझे छोड़कर पहले वाली गलती नहीं करना चाहता। लेकिन सर, उसीना खान उसे अकेला कहीं नहीं भेजता। जब तक वो कहीं जाती है, गार्ड्स की फौज उसके साथ होती है, तो हम इन गार्ड्स को ही खरीद लेते हैं। लेकिन वो उसीरम खान के वफादार हैं, कोई एक तो गद्दार निकलेगा। आसफ लगाड़ी ने हबासत से हंसते हुए कहा और गिलास उठाकर अपने लबों से लगा लिया। उसने अपने मेहंदी से बड़े हुए हाथों को गहरी नजर से देखा। आज उसका नकाब था और उसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर नहीं था। उसकी एंगेजमेंट के बाद से अहा ने उससे कोई रब्ता नहीं किया था, और खुद वो कितनी ही बार उससे बात करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो ना तो उसकी कोई कॉल उठाता, ना ही मैसेज का जवाब देता। अगर उसे मोहब्बत आहान से नहीं थी तो दाद से भी नहीं थी। शादी तो उसे करनी ही थी, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि माँ बाप की पसंद से करी जाती? वो दाद उसके माँ बाप को बहुत ही पसंद आया था। हाँ, अगर आहान इंगेजमेंट से पहले ये बात उसके सामने कहता तो उस बारे में घर में बात करती, लेकिन अब नहीं। उसके नसीब में दाद ही था जिसके साथ आज उसका निकाह होने वाला था। माशाल्लाह शानदार, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। सना ने उसके कमरे में दाद होकर कहा। इस वक्त वो दुल्हन बनी लाइट ब्लू कलर के गरारे में वाकई ही बहुत ही प्यारी लग रहे थे। आहान से बात की तुमने? उसे बताया आज मेरा निकाह है? उसने जल्दी से पूछा। आहान उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए ये काम उसने सन्ना के जरिए करवाया था। हाँ, मैंने उसे बता दिया था, उसने कहा था कि वह जरूर आएगा। अब चलो तुम नीचे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सना ने उसका दुपट्टा सही किया, उसे ले जाकर नीचे चले गए, और जहां घर के लॉन में ही निकाह की तकरीब का इंतजाम किया गया था। शानजे मजर वल्द मजर हवाजा, आपका निकाह आहान शाह वल्द आलम शाम के साथ 25 लाख हक में सिक्का राजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज सुनते ही उसने झटके से अपना सर उठाया और सामने बैठे शख्स को देखने लगी, जिससे आज उसका निगाह था। उसे ऐसा लग रहा था उसने कुछ गलत सुन लिया हो। फूलों के पर्दे के बाद वहां पर बैठा शख्स उसे ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना अंदाजा तो साफ हो रहा था कि वो आहान आलम शाह ही है। उसने हैरत व बेशकीनी से मदर साहब की तरफ देखा, जिन्होंने आशा से अपना सर असबाब में लाया।
उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए, जिन्हें सुनकर उसने आहिस्ता से कबूल है कह दिया और थोड़ी देर में अपना सब कुछ आहान शाह के नाम कर दिया। तुम जानती थी कि मेरा निकाह आहान से हो रहा है? सना उसे छोड़ने उसके कमरे में आई थी। जब उसने अपने साथ अकेला देखा, उसने कब से मन में चलता हुआ सवाल उसके सामने रख दिया। हाँ जानती थी। तो बताया क्यों नहीं? बताने से क्या होता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा मंगेतर दाता आहान से मेरा निकाह कैसे हो गया। उसने उलझन भरी नजर से सना की तरफ देखा। तुम्हारा मंगेतर दादी था। जब आहान ने आलम अंकल को बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो तब भी तुम्हारे प्रेरणा से बात करना चाहते थे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से कर नहीं पाए। तुम्हारे निकाह की डेट रखने के बाद आहान ने दाद से बात की थी। उसके सामने ये ऑफर रखी थी कि उस रिश्ते से पीछे हट जाए, जिसके बदले में वो उसे पैसे देगा, और वो पीछे हट गया। उसके लब होले से हिले। हाँ वो हट गया। कितने पैसों में डील किया आहान शाह ने मेरी? उसके लहजे में तल ही दर्द है। शानजे, तुम उसे गलत मत समझो। वो तुमसे मोहब्बत करता है, और ये बात मैं यूनिवर्सिटी के दिनों से जानती हूँ। पर तुम्हें क्यों महसूस नहीं हुआ? उसने तुम्हें पाने की बस एक कोशिश की थी, और उसकी नीयत साफ थी। जब भी तुम उसके नसीब में लिखती गई। और देखो अच्छा ही हुआ ना, दाद जैसे शख्स ने तुम्हारी जान छूट गई। जो शख्स सिर्फ चंद लाख रुपए की हालत तुम्हें छोड़ सकता है, वो तुम्हारा क्या साथ देता? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? आहा ने मना किया था। उसे लगता था अगर निकाह से पहले तुम्हें बता देते थे, तुम कोई ड्रामा क्रिएट ना कर लेते। आखिरी बात उसने मदद से बताया थी, जिस पर शानसे ने ग्लूकोज को देखा। निकलो मेरे कमरे से। आज की बात तुम मेरी दोस्त नहीं हो। उसका हाथ पकड़कर शानसे ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। उसके दिक्कत देने पर वह कमरे में आते आहान से टकराए। क्या हुआ है? क्यों पागल बैंड्स बनी हुई हो? उसके कहने पर सना ने जोर से उसके बाजू पर मुक्का मारा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। मीटर थोड़ा घुमा हुआ है, मैं सर करके आता हूँ। मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, तुम फिर कमरे से बाहर निकाले जाओगे। उसकी नौबत नहीं आएगी। फिर भी जहाँ खड़ी होकर हमारी पर्सनल बातें सुनना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। कांधे उचकाकर अंदर कमरे में चला दाखिल हुआ, जिस पर सना मुंह बनाती वहां से चली गई थी। जहाँ खड़े होकर इन दोनों की बातें सुनने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। कमरे का दरवाजा खुलता देखकर शांति ने उसकी तरफ देखा। वहां पर खड़े आहान को देखा। गुस्से से बैठ रखा हुआ कुशन उठाकर मारा। इतना गुस्सा? यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे से। आप क्या तुम्हारा क्या मेरा? दिलकशी से मुस्कुराते हुए शांति के करीब आया। इस वक्त उसने क्रीम कलर का प्रिंस कोट पहना हुआ था, जबकि हमेशा की तरह बिखरे बाल इस वक्त जल की वजह से तरतीब से जमे हुए थे। आहान, मुझसे दूर ही रहो। अच्छा। उसके बाद को नजरअंदाज करके आहान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। इतनी मुश्किलों से मेहमानों के दरमियान से निकलकर तुमसे मिलने आया हूँ, और एक तुम हो जो दूर रहने का कह रही हो। आहान, माना तुम नाराज हो, लेकिन मौका तो दो कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। उसकी गाह पर लब बढ़ाकर आहान अगले ही पल उसकी लिपस्टिक से सजे हुए लबों पर झुक गया, जिस पर शानजे की आंखें पूरी खुल गई थी। आज तक आहान उसके लिए सिर्फ एक दोस्त था। उसके बारे में शानजे ने कभी कुछ और सोचा ही नहीं था, इसलिए इस तरह की हरकत उसे सदमे में डाल चुकी थी। उसके लबों को आजाद करके आहान उसके शर्मीले रूप को देखने लगा। आई लव यू शानजे। आहान, प्लीज मुझे कुछ वक्त दो, मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया है। उसे नजर झुकाकर कहा। आहान की गई गुस्ताखी की वजह से उसे इस वक्त नजर उठाना महाल हो रहा था। हमारी रुखती तक तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। आहान ने उसके माथे पर अपने लब रखे और एक गहरी नजर उसके सरापे पर डालकर वहां से चला गया। वह वक्त मांग रही थी, जो उसे देने में आहान को कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसे ये इत्मीनान हो चुका था कि शानजे अब सिर्फ उसकी है। वो सब लोग आहान के निकाह की वजह से इस वक्त वसी के कमरे में ही थे, वसी के घर पर ही थे। निकाह से वापस आकर वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। आज सारा दिन ही सब मसरूफ रहे थे, इसलिए थकन से हद से ज्यादा हो रहे थे। बस एक वही थी जो स्टडी रूम में बैठी अपने कल के टेस्ट की तैयारी कर रही थी। ईजा, तुम अभी तक जाग रही हो? कस्मा ने उसे स्टडी रूम में बैठा देखकर पूछा, जिसके हाथ में पानी का जग था। यकीनन वो कमरे से बाहर यही लेने आए थे। जी, वो कल टेस्ट है ना, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। हो गई तैयारी? बस एक सवाल समझ नहीं आ रहा था, आप समझा देंगे? उसके कहने पर कस्मा ने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं, मुझे तो तुम इन चीजों से दूर ही रखो और अभी जाकर सो जाओ, सुबह माहिर से पूछ लेना। उसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर स्टडी रूम से चली गई। कमरे में दाखिल होकर उसने अपना सारा सामान बेड पर रखा और अपने नरम व मुलायम हाथों से माहिर का चेहरा थपथपाने लगे। माहिर सर उठे। उसके गाल थपथपाने पर माहिर ने नींद में हनकोरा भरा। मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा, समझा दें? सुबह समझा दूंगा, अभी सो जाओ। नहीं, अभी समझाए, सुबह टाइम नहीं मिलेगा और इस सब्जेक्ट के टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो वो फिर मुझे पनिश करेंगे। उसके कहने पर माहिर ने आंखें खोलकर उसकी फैली किताबों को देखा और लब्बों पर मुस्कुराहट बिखर गई। भला किसमें इतनी हिम्मत है मेरी छोटी सी बेगम को पनिश करे। ईजा का हाथ पकड़कर उसने अपने ऊपर गिराया। मेरे सर में है। अब अगर तुम्हें वो पनिश करे तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगा। उसके कहने पर ईजा खिलखिला कर हंसी। ठीक है, लेकिन अभी मुझे सवाल समझा दें। इतनी आराम से समझा दूं? मेरी फीस तो दो। क्या फीस चाहिए? किस दो दोनों गालों पर। उसके कहने पर कुछ देर झिझक कर ईजा ने बारी बारी उसके दोनों गालों पर अपने लब बढ़ा दिए। आप समझाएं। लेकिन इस फीस से मेरा कुछ बना नहीं है माहिर सर। वो चीही जिस पर मुस्कुराते हुए माहिर उठ बैठा। समझा देता हूँ, उसके बाद मैं खुद अच्छे से अपनी फीस ले लूंगा। उसे अपने करीब बिठाकर माहिर ने उसकी किताबों को अपने करीब किया। आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनती बनने की कोशिश कर रही हो, उसने फ्रूट खाते हुए अपने सामने बैठे एहाब से कहा, जो काम करने में मसरूफ था। पहले ही निस्बत उसकी काल चोरी भी कमी आ गए थे। वो वसी के सामने वो खुद को कुछ ज्यादा ही मेहनती दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरे बाप ने बोला है पहले कुछ काम वगैरह करो फिर ही तुम्हारी शादी करूंगा, इसलिए मुझे सब करना पड़ा है। लेकिन शादी हो जाएगी ना तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। उसकी हालत देखकर अहान की हंसी का फवारा छूटा। हाँ हाँ, हंस लो अपना। वो तो जैसे तुम भूल ही गए हो ना, शानजे की एंगेजमेंट होने पर कैसे फिल्मी हीरोइन की तरह कमरा बंद करके बैठ गए थे। मेरा निकाह हो चुका है, इसलिए मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। और अब मुझसे बदतमीजी की तो तुम्हारी शादी के बाद काम छोड़ने वाली प्लानिंग वसी अंकल को बता दूंगा। फिर देखता हूँ कैसी होती है तुम्हारी शादी। तुम्हारी बात पर जैसे वो यकीन कर लेंगे। उसके कहने पर अहा ने अपना पास रखा हुआ फोन उठाया और उसमें मौजूद इहाब की कही भी बातें सुना दी। उसके निकाह के बाद से इहाब वैसे भी आजकल तप्पा पड़ा हुआ था। वो आजकल इतना काम सिर्फ वसी को दिखाने के लिए कर रहा था। उसे पता था उसकी इस तरह की कोई भी बात पूछने पर बिगड़े मूड में कुछ ना कुछ उल्टा जरूर कहेगा, इसलिए यहाँ बैठती उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। क्या बोल रहा था? रिकॉर्डिंग खत्म होती उसने मुस्कुराते हुए इहाब की तरफ देखा। मैं तो कह रहा था शानजे भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हाजिर हूँ। अपने लिए इहाब के मुंह से इतनी इज्जत उसे हजम नहीं हो रही थी। वो तुमसे मोहब्बत करता है और ये बात यूनिवर्सिटी के दिनों से जानती थी, पर तुम्हें क्यों महसूस नहीं हुआ? तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो शानजे? सच सच बताओ, क्या आज तक तुम्हें मेरी नजर में अपने लिए कोई भी जज्बात नहीं दिखे? तुम्हें आज तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? शानजे आहान शाह गुजरे पल की यादों में खोई हुई वो इस वक्त अपने मेहंदी से सजे हुए हाथों को देख रहे थे। सना भी जानती थी कि आहान उसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसे तो आज तक इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। क्या वाकई में वो इतनी बेवकूफ थे? मेहमानों के जाने के बाद उसने मदर साहब से सारी तफसीर सुनी थी। आहान ने रात को पैसों का लालच दिया था ताकि वो शांडे से मंगनी खत्म कर दे। उन्हें इस बात की वजह से इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इस वजह से उन्हें यह बात जो पता चली थी दादा उनकी बेटी के साथ कितना मुलिस है। जो शख्स पैसों की हालत तक नकाह से चंद दिन पहले उसे छोड़ सकता था, वो आगे जाकर क्या करता। ऐसे में आहान का रिश्ता उनकी नजर में बेस्ट ऑप्शन था। शानजे की वजह से वो उसकी पूरी फैमिली से वाकिफ थे। अलबत्ता मुलाकात कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी मदर साहब उनके नाम की वजह से उन्हें अच्छे से जानते थे। उन्होंने शानजे से उसकी राय नहीं ली थी, क्योंकि वो अपना हर फैसला पहले ही उन पर छोड़ चुकी थी। उसने दास से मंगनी पापी अपनी राय नहीं उन्हीं पर छोड़ दी थी। और यहाँ तो बात आहान शाह की थी, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। उन्हें नहीं लगता था कि शानजे को इस बात से कोई भी इतराज होगा, लेकिन ये बात उसे ना पता चले ये आहान की ही हवाइश थी। उसका निकाह आहान से होने वाला था, ये उसके अलावा सब भी जानते थे।